आप सभी साथियों का स्वागत है आश्रम 2.0 पर। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की पहली क्लास। आज हम शुरू करेंगे साधारण ब्याज। जैसा इसका नाम है कि साधारण ब्याज, तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? ब्याज में क्या होता है? एक तो मूलधन होता है, एक तो क्या होता है मूलधन होता है, एक क्या होता है ब्याज, और एक क्या होता है मिश्र धन होता है। ये तीन चीज होती हैं। मूलधन तो वो होता है जो धन है वो हमने किसी व्यक्ति को या तो किसी व्यक्ति से लिया है या किसी व्यक्ति को दिया है। जो मूलधन होता है जो हमने ब्याज पर लिया है या किसी को दिया है। ब्याज वो होता है कि जो इस मूलधन के ऊपर हमको एक्स्ट्रा, मूलधन से एक्स्ट्रा जो पैसा मिलता है, जो रुपया मिलता है, वो क्या होता है ब्याज होता है। और जब हम इन दोनों का क्या कर दें, सम कर दें, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा मिश्र धन। ये तीन चीज़ें होती हैं कि जैसे कि, और एक क्या होता है कि किस दर पर भी हमने ब्याज लिया है। दर भी बहुत जरूरी है। क्या होता है दर? किस दर पर हमने कोई भी राशि ब्याज पर ली है। तो जैसा कि हम मान सकते हैं कि हमने कोई धन लिया है वो 5% की दर से लिया है। 5% की दर से लिया कोई धन। कोई धन 5% की दर से, दर में क्या बताती है प्रतिशत। मतलब अगर हमने 100 रुपये किसी से लिए हैं तो हमको कितने देने होंगे 5 रुपये। ये वार्षिक होती है, यहाँ पर वार्षिक मिलेगा दर। वार्षिक मतलब एक साल में हमने क्या करना होगा, अगर 100 रुपये लें तो 5 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। मतलब मूलधन धन कितना हो गया 100, ब्याज कितना मिल गया 5, और ये कितना हो गया मिश्र धन 105। ये होता है कि जब 5% की दर है। अगर दर होती है यहाँ पर 7% की, 7% वार्षिक, तो क्या होता 5 की बजाय क्या कर देते यहाँ पर कि हमने 100 के ऊपर कितना ब्याज देना होगा 7, तो यहाँ पर 107 हो जाता है। ये तो है बिल्कुल सिंपल जो कि आम जीवन में होता है कि 100 के ऊपर। इसमें क्या होता है मूलधन बदल जाएगा, धनराशि ये दर बदल जाएगी। तो इसके अनुसार हमको सवाल देखने होंगे कि परीक्षाओं में किस तरीके से सवाल एग्जामिनर देता है। तो हम पहला सवाल करने जा रहे हैं। पहला सवाल करने जा रहे हैं कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए, पहला सवाल है यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की वार्षिक दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से ₹3500 कम है। 3500 कम है तो मूलधन
साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि दर देखेंगे कि किस दर पर दिया है। दर क्या है, 12.5%। और 12.5% को अगर हम भिन्न में बदल लें तो उसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 12.5% है, 12 दूनी 24, इसका मतलब क्या होगा, एक जुड़ जाएगा तो ये 25/2%। और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग, तो इसको भिन्न में बदलने क्या करेंगे, 25/2 गुणा 100, 25 से काटेंगे तो 4, मतलब 1/8। या क्या कर सकते थे, 25%। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। और जो ये 12.5 है, ये 25 का कितना आधा है, तो क्या कर देंगे, इसको भी आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/8। ये थे दो तरीके किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए। या तो उसका मल्टीप्लाई या डिवाइड करके देख लें, या उसको भिन्न को जो दे रखी है उसको सोल्व करके 100 से डिवाइड कर दें। तो जो 12.5% की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8। 1/8। इसका मतलब क्या है कि साल में अगर हमने 8 रुपये किसी से ब्याज पर लिए हैं तो उसको 1 रुपया और एक्स्ट्रा देना होगा 1 साल के अंदर। और बात कितने साल की हो रही है, 3 साल की, तो हमको कितने रुपये देने होंगे, मतलब मूलधन कितना मान लिया, मूलधन हमने मान लिया कि हमने अगर 8 रुपये किसी से लिए हैं तो ब्याज कितना देना होगा, उसके ऊपर हमने ब्याज हमको देना होगा 3, क्योंकि ये क्या है, वार्षिक है, 1 साल का है। और बात कितने साल की हो रही है, 3 साल की, तो हमने कितना देना होगा, 3, 1 गुणा में 3, जो वर्ष की गुणा कर देंगे हम इससे, तो 3 रुपये क्या हो गया है ब्याज, ये क्या है, मूलधन है। और हमको बता क्या गया है कि साधारण ब्याज और मूलधन से अंतर बता दिया, इनका, इन दोनों का क्या बता दिया, अंतर बता दिया। अंतर कितना बताया है, 3500, लेकिन हमारा अंतर कितना है, 5 का, तो कितना गुणा है इसका, ये इसका है 700 गुणा। तो बुझा क्या है कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन की भी क्या कर देंगे हम, 700 से गुणा कर देंगे, और ब्याज की भी क्या कर देंगे, 700 से गुणा कर देंगे। तो ब्याज कितना आ जाएगा, 2100 रुपये, और मूलधन कितना आ जाएगा, 7×2 = 56, इतना। तो इस तरीके से इस सवाल को करेंगे। या इससे दूसरा तरीके से करेंगे तो PRT से भी आप कर सकते हैं। क्या होता है ब्याज का, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, PRT/100। यहाँ पर P क्या है, मूलधन, P क्या है, या इसको लिख दें मूलधन, मूलधन गुणा रेट, R से क्या है, रेट, दर, और T से टाइम, मतलब समय, बटे में 100। ये क्या है, साधारण ब्याज का फार्मूला है। इससे भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही रहेगा जो हम भिन्न से करते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं इससे सवाल। एक सवाल और लेते हैं इसी तरीके का, इसी तरीके का लेते हैं कि जैसे किसी धन को इस बार क्या कहते हैं, 4 वर्ष के लिए, किसी धन को 4 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया है, और दर क्या है, इस बार जो दर है वो है 6/2/3%। और साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर कितना दे दिया इन्होंने, 4400। ये सवाल है इस बार। तो वही तरीका करेंगे कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दर कितनी है, दर कितनी है, 6/2/3%। और अगर हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 3 × 18, 18 और 2 20, मतलब 20/3। और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से
भाग, तो 3 गुणा 100 क्या हो जाएगा 1/15। 1/15 इसकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने 15 रुपये किसी से लिए, मतलब मूलधन कितना मान लिया हमने 15, और ब्याज क्या होगा, ब्याज होगा ये कि 15 के ऊपर हमने 1 मिला, वो क्या है 1 साल में, और बात कितने साल की हो रही है 4 साल की, तो 4 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि ब्याज हमको कितना मिला है 4, और अंतर इस बार कितना दे दिया 4400, और हमारा अंतर कितना है 11 का। तो ये इसका कितना गुणा है, मान लीजिए 44 को लेते हैं तो हम क्या होता 4 गुणा, और 2 जीरो तो 2 जीरो और लगा देंगे, तो कितना हो गया 400 गुणा। तो हमसे इस बार भी क्या बचा मूलधन, और ब्याज कितना है, तो इससे क्या होंगे 400 से गुणा कर देंगे मूलधन की भी, और 400 से गुणा किसकी कर देंगे ब्याज की भी। तो ये कितना आ गया 15 चौके 60 और 2 जीरो, ये कितना आ गया 4 चौक 16 और 2 जीरो 1600 और 6000। अगर यहाँ पर मिश्र धन और बुझ लेता तो क्या कहता वो मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन के लिए क्या हम करते हैं, हम कितने होगा ये दोनों का जोड़ कितना होगा 19, तो 19 की 400 से गुणा कर देते सीधी, और अगर हमने ये निकाल लिया तो इन दोनों की क्या कर देंगे जोड़ कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 6000 और 1600 7600, और 19 की 400 कर दे तो भी ये आता। तो मिश्र धन भी पूछ सकता है, मूलधन भी और ब्याज भी, कुछ भी इनमें से आपसे निकालने के लिए कह सकता है। तो इस तरीके से करेंगे हम इन सवालों को। तो दूसरे तरीके का सवाल लेते हैं कि पहले 3 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर 6% है, 6%। अगले 4 वर्षों के लिए, अगले 4 के लिए कितनी गिनती है 7%, और 7 वर्ष के बाद दर 7.5% है। एक आदमी 7600 रुपये 11 साल के निवेश 11 वर्षों के लिए निवेश करता है, 11 वर्षों के लिए निवेश करता है। निवेश करता है तो साधारण ब्याज बताओ, तो मतलब उसका ब्याज बताना है उन्हें कितना ब्याज प्राप्त किया है, ये उन्हें क्या है बताना है। तो इस सवाल के लिए क्या करेंगे हम कि पहले 3 वर्षों के लिए क्या किया उन्हें 6% की दर, दूसरे इसके बाद क्या है 4 वर्षों के लिए कितनी दर 7 की दर, और उन्हें टोटल कितने वर्षों के लिए धन निवेश किया है 11 वर्षों के लिए। तो समय ये क्या है समय है, ये क्या है दर है। तो 7 वर्ष तो हमारे हो चुके, तो बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए 4, तो इनमें दर कितनी है 7.5% की, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18%।
यहाँ से 728%, और 7 की और 7.5 की कितना है 15, 15 दूनी 30, यहाँ से कितना आएगा 30%। अगर इनका टोटल कर लें, ये क्या था धन है, अलग अलग यूनिट में होगा, तो टोटल धन जो भी था ये, इसके ऊपर कितनी परसेंटेज मिलेगी हमको, ये मिलेगी हमको, इनका जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 5 1 6 1 7, इतना प्रतिशत, मतलब उसको 11 वर्षों में जो धन था उसका कितना मिलेगा 76% मिलेगा। और उसको ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज 7600 का 76%, 76% को प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, तो ये क्या आ गया 76 गुना 76, 76 का स्क्वायर कर सकते हैं, और स्क्वायर क्या, या तो इनकी गुणा कर लें हम, या फिर क्या कर लें 75 होता है, 75 का स्क्वायर कितना होता है, जो 75 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 25, और 5 और 8 की गुणा, 7 और 8 की गुणा, 7 और 56, ये आ गया 75 का। अगर हमें 76 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे हम, 75 और 76 का जोड़ कितना हो गया 151, इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा ये 6 7 7 5, ये इतना आ जाएगा। तो उन्होंने कितना ब्याज प्राप्त किया है 57 76, इतना प्राप्त किया है, या इसके गुणा करेंगे तो भी हमारा यही आएगा। तो इन सवालों को कैसे करते हैं कि कितने साल के लिए कितनी परसेंट पर दिया है, वो उसके गुणा कर लेंगे, इनकी कितनी बार हो जाए, तो बाद में क्या कर लेंगे कि उसकी टोटल परसेंटेज देख लेंगे कि भाई वो मूलधन है उसका कितना परसेंट वो कितने वर्षों में प्राप्त करता है। तो इस तरीके से करेंगे। पीआरटी से करेंगे तो अलग अलग कर देंगे, जैसे क्या करेंगे मूलधन तो कितना है 7600 गुणा में 3 गुणा में 6 बटे में 100, फिर कैसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे 7600 फिर 4 गुणा में 7 बटे में 100, तो ऐसे करेंगे इसको 7600 गुणा 4 वर्ष के लिए 7.5 की दर बटे में 100। तो जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो भी हमारा उत्तर क्या आएगा, यही आएगा। या आप इस तरीके से सीधा कर सकते हैं, ये भी तो क्या है आर और टी के गुना है, और ये क्या है कॉमन ले लेंगे, मान लें यहाँ से 76 ये क्या है पी है, तो वही काम किया है कि पी और आर और टी की जो गुणा थी वो हमने यहाँ पर लिखी है। तो इस तरीके से करेंगे तो भी इसका उत्तर यही आएगा, और इस तरीके से करेंगे तो भी नहीं, अच्छा यही है, जल्दी हो जाएगा, शॉर्ट 1-2 स्टेप इसमें कम ही है। इस तरीके से सवाल इसी तरीके से कर लें। हम और दूसरी तरीके देखते हैं, और दूसरी तरीके के सवाल। एक व्यक्ति ने 3 सिक्कों में एक आदमी ने 3 स्कीमों में 3 स्कीमों में 6 वर्ष 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% व 15% की दर से धन निवेश का, ये दर से धन क्या कर दिया, निवेश कर दिया, धन निवेश कर दिया, तो प्रत्येक स्कीम के अंत में इसको बराबर ब्याज प्राप्त होता है। प्रत्येक से
जो ब्याज प्राप्ति है वो बराबर है, ब्याज प्राप्ति बराबर है तो अनुपात बताना है इनका, राशि का अनुपात बताना है। तो राशि का या मूलधन का अनुपात बताओ, अनुपात ये बताना है हमें, क्या बताना है, इसका अनुपात बताना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्या है, एक व्यक्ति ने 3 स्कीम में ऐसे ऐसे क्या क्या रुपया लगा दिया। तो मान लो इन्हें पहले स्कीम में क्या किया, P1 लगा दिया, PRT R कितना है इसमें, जो ये क्या है, क्रमशः है। क्रमशः का मतलब होता है कि पहले जो जितने वर्ष हैं उसकी दर ये है, दूसरे वाले की दूसरे नंबर की है, और तीसरे वाले की रिस्पेक्टिवली बोलते हैं अंग्रेजी में जिसको, वही है क्या है, क्रमशः। तो R कितनी है, 10 की, और टाइम कितना है, 6 का, बटे में 100। ये क्या है, ब्याज है, ये ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT बटे 100। ये ब्याज हो गया, और ब्याज प्राप्ति क्या है, बराबर है, तो हम इन तीनों को बराबर रख सकते हैं। तो मान लिया P2 है, जो उन्हें मूलधन दूसरा नंबर का लगा, तो इसमें कितनी है, R कितनी है, 12, और T कितना है, 10 वर्ष के लिए, बटे 100। और तीसरे में क्या है, ये बराबर है, तो P3, R कितनी है, 15 की, और टाइम कितना है, 12 वर्ष का, बटे 100। ये क्या है, बराबर है। और हमको बताना क्या है कि जो ये राशि है P1 है, P2 है और P3 है, इसका अनुपात बताना है। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और जो भी कटता है उसको काट लेंगे। जैसे 6 दूनी 12, और यहाँ से 12, और क्या कट रहा है, 5 से इसको उड़ा देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 दिए 15, 2 कैंसिल हो रहा है, 2 2 और 2। तो यहाँ पर क्या बच गया, P1, यहाँ पर क्या बच गया 2B, और यहाँ पर क्या बच गया 3P3। ये कि P1 है वो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये आ गया। और उनका अनुपात बताना हमने, तो अनुपात के लिए क्या करेंगे, या तो इसका एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक मान लें, तो 1 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, एलसीएम कितना आ गया 6। तो 6 है, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 6। जब 2 से एक में डिवाइड करना होता है तो 2 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 2। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका क्या है कि जैसे A1P बराबर है 2P2 बराबर है 3P3। ये तो क्या कहते हैं, जैसे हमने P1 की वैल्यू निकालनी है, तो P1 के लिए क्या करेंगे, हम इसको ढक लेंगे और इनको दोनों को गुणा कर देंगे, जो इनकी वैल्यू है इनकी। तो यहाँ पर कितना आएगा 6 अनुपात। अब P2 की निकालनी है, तो P2 को छोड़ के इन दोनों को गुणा कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 3। और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो अनुपात ये आएगा, या हम इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। जैसे अनुपात तो ये आएगा 6 3 और 2, ये इनके अनुपात आ गया, P1 का, P2 का और P3 का, जो हमसे बुझागा। इस तरीके से करेंगे। पहले तो वही PRT, जो ये क्या है, ब्याज का सूत्र है, और तीनों बराबर पहले ही बताए गए हैं कि हमको ये क्या है, तीनों की राशि, तीनों से जो ब्याज प्राप्ति होती है वो तीनों की बराबर है, तो उनको बराबर रख लिया। जो कैंसिल जो कट हो रहा था उसको काट दिया, और ऐसे करके इनका अनुपात निकाल दिए। तो इस तरीके से सवाल होंगे। एक सवाल और करते हैं कि 64 रुपये, जो 64 रुपये हैं, 64 रुपये 2 वर्ष में,
64 रुपये, 64 रुपये 2 वर्ष में 8320 83.20 बन जाते हैं, बन जाते हैं। तो इसी दर से 4 वर्ष में 80 रुपये कितने हो जाएंगे, कितने बन जाएंगे, ये बताना। इसको कैसे करेंगे हम कि हमको बताएगा कि जो 64 रुपये है ये हमने किसी से लिए हैं या किसी को दिए हैं, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, और वे हमें कितने प्राप्त होते हैं फिर 83.20। तो अगर हम इनमें देखेंगे हमको प्राप्त कितने हुए हैं, जो एक्स्ट्रा 64 तो हमने किसी को दिए थे, तो प्राप्त कितने हुए हैं, तो 83.20। ये क्या है, मिश्रधन है। ये मिश्रधन में से अगर हम मूलधन को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। ये मिश्रधन है, इसमें से अगर हम ये घटा दें 64 जो हमारा मूलधन था, मिश्रधन का, तो ब्याज की प्राप्ति हो जाएगी। तो ब्याज कितना मिला हमको, एक इतना, और ये कितने वर्षों में मिला है, 2 वर्षों में मिला हमको। तो इसको अगर 1 वर्ष में देखेंगे, अगर 2 वर्षों में इतना मिला है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज होता है वो हर 1 साल का क्या होता है, बराबर होता है। तो 2 वर्षों में अगर हमको इतना मिला है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 वर्ष का आ जाएगा। तो 1 वर्ष में हमको कितना मिला है, 1 वर्ष में कितना मिला हमको, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9.6 1 वर्ष में। तो 9.6 जो रुपये हैं वे मिले हमको 64 पर। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो कटता है उसको काट लेंगे, जैसे ये पॉइंट कटा गया यहाँ पर लिए, और इसको किसी से 32 दिया 96 और 32 दूनी 64, तो 3/20 हो जाएगी। और 3/20 अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा, तो कितनी परसेंटेज आ जाएगी, ये 15%। ये दर आ गई हमारे पास, क्या आ गई, दर आ गई। दर की जरूरत क्यों पड़ी हमको, क्योंकि के हमेशा कहा गया कि इसी दर पर, इसी दर से, तो दर निकालनी जरूरी है। तो दर कितनी आ गई, 15% की। और रुपये कितने देने हैं हमको, 80। तो जैसे 3/20 था, इसका मतलब क्या है, 20 के ऊपर हमको वर्ष में कितने मिलेंगे, 3 रुपये मिलेंगे। अगर यहीं पर क्या होगा ये कि ये 80 की बूझ रहा है, 80, तो ये क्या है, इसका 4 गुना, तो इसका भी क्या कर देंगे, 4 गुना। अगर हम किसी को 80 रुपये देते हैं तो वो हमको ब्याज के रूप में कितना देगा, 12, जब दर कितनी हो, 15 की। और बात कितने वर्षों की हो रही है, 4 वर्षों की। ये क्या है, 1 वर्ष का है। तो 4 वर्षों के लिए क्या करेंगे हम, 4 से गुणा कर देंगे, मतलब कितना मिलेगा हमको, 48 रुपया ब्याज का मिलेगा और 80 रुपया ये। तो बुझा क्या कि कितने बन जाएंगे, मतलब मिश्रधन बुझा। तो इन दोनों का टोटल कर देंगे हम, कितना हो जाएगा, 128। ये क्या है, मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और ब्याज दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मिश्रधन। तो इस तरीके से इस सवाल को करेंगे कि पहले हम देखेंगे कि हमें मिला कितना है, ये क्या है, मिश्रधन है। तो ब्याज देखेंगे कितना मिला है, ब्याज मिला हमको 19.20, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो 1 वर्ष का निकालेंगे भी, इसके 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो 9.6, ये मिला है 1 वर्ष में। कितने में मिला है, 64 पर। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऐसे करके भिन्न में बदल लेंगे, और 80 की आंख से बुझाएगा तो 80 का क्या कर लेंगे, गुणा, और 4 वर्षों के लिए 4 से गुणा। तो इस तरीके से इन सवालों को करते हैं।
और कुछ अच्छे सवाल लेते हैं, जैसे एक आदमी एक आदमी ने 30,000 रुपये 30,000 रुपये उधार लिए। एक भाग 12% की दर पर और दूसरा भाग 10% की दर पर, 10% की दर से। अगर दूसरे वर्ष के अंत में वह 36,480 रुपये चुकता करता है या देता है, तो 12% पर कितनी राशि 12% की दर से कितनी राशि उधार ली थी, कितनी राशि ली थी या उधार ली थी। तो ये हमको क्या है बताना है। इस सवाल को कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले भी सवाल किए हैं कि मान लिया कि कितनी राशि है जो 30,000 रुपये हैं, वो हमने 10% की दर से 10 और 12 के लिए हैं, तो 12 को हम तोड़ लेंगे 10 और 2 में। तो अगर उसने इस राशि को क्या होता अकेले 10% की दर से दिया होता, अकेले 10% की दर से दिया होता तो कितनी राशि प्राप्त होती है इसको, जो 30,000 है इसका 10% मतलब 3,000 रुपये। लेकिन उसको मतलब चुकाने थे 3,000 रुपये चुकाता हुआ अगर 10 से लेता तो, लेकिन इसने चुकाया कितना ज़्यादा चुका है, 2 वर्षों की बताई गई है। तो 2 वर्षों में मतलब ये तक क्या था, मूलधन था इसका 30,000 रुपये, और मिश्र धन जो उसने चुका है वो कितना है 36,480। अगर इसमें से इसको घटा लें, मिश्र धन में से अगर मूलधन को घटा देंगे ब्याज की हो जाएगा, ब्याज कितना आ जाएगा 6480। और ये क्या है दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब ये 2 वर्षों का है, ये क्या है 2 वर्षों का। तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, आधा कर दिया इसका, आधा कर दिया तो 3240 अगर वो 10 से लेता तो 3,000 रुपये, और अगर उसने एक 10 पे ली और एक 12 पे ली तो कितना उसको चुकाना पड़ा 3240। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, ये 240 रुपये। 240 रुपये क्या उन्होंने ज़्यादा चुकाए हैं, किसकी वजह से, इस 2% की वजह से। इस 2% की वजह से उसने 240 रुपये ज़्यादा चुकाने पड़े, ज़्यादा देने पड़े। तो इस 2% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2% की वैल्यू कितनी आएगी 240। अगर 100 की निकालें तो 50 से गुणा कर दें, 50 से गुणा करेंगे तो 24 पंजे 120 और 2 जीरो, मतलब 24 पंजे हाँ 120 50 से करिए इतना। तो इतने रुपए क्या थे उन्हें इस उससे चुकाए हैं, क्योंकि ये 100% वैल्यू इससे क्या आती है। तो 12,000 रुपये यहाँ पर, और बाकी बचे हुए कितने हो गए 18,000 10% की है दर से। ऐसे उसने उधार लिए थे ये राशि, ये एक भाग 12 के दर से और दूसरा 10 के दर से। तो इस प्रकार ये 2 भाग हो गए इसके 30,000 के, एक 12,000 एक 18,000। इस तरीके से सॉल्व को करते हैं कि मान लेते हैं कि उसने अकेला 10%, इसको हम 12% भी मान सकते थे। जैसे ये करते हम 30,000 करते, 30,000 को
12%, और ये तो 12% था, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस में 2, इस तरीके से भी कर सकते थे हम वो, कि एक तो 12% पर और कितना है, एक 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10%। इस तरीके से भी सवाल को कर सकते थे, लेकिन 10% निकालना किसी भी इस संख्या का 10% निकालना बहुत आसान होता है, इसलिए ये 10 मान लिया हमने। ये सवाल करते हैं, जैसे एक ऋणदाता, एक ऋणदाता, ऋणदाता मतलब होता है जो किसी को राशि या धन ब्याज पर देता है, साहूकार मान सकते हैं आप। पाया कि दर में 13 से 12.5% तक बदलाव होने पर, बदलाव से आय 104 रुपये, आय क्या है 104 रुपये घट जाती है, घट जाती है। मूलधन बताना है, मूलधन, मूलधन क्या होगा ये हमको बताना है कि एक साहूकार ने पाया कि 13% से दर जब कितनी हो जाती है 12.5% हो जाती है, 13 से कितनी होगी 12.5%, मतलब 0.5% का डिफरेंस करने से आय कितनी घट गई 104। तो यहाँ पर क्या है कि बदलाव किससे हुआ है 0.5 से, क्या है पहले कितनी थी 13% और बाद में कितनी हो गई 12.5%। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 0.5 का, और यहाँ पर जो मूल रुपया में है, जो मूल्य में है, वो कितनी डिफरेंस आ गया 104 का। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ये पॉइंट है इस तरफ जाए क्या हो जाएगा 5% की वैल्यू ये है, और 50% की क्या होगी 50 किया सीधा इसको 20 से गुणा कर दें, 100% की वैल्यू निकालनी है हमने 100% की, तो 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे 20 से गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे तो 208, ये क्या आ गया इसका मूलधन आ गया। हम कंपेयर करेंगे कि जो प्रतिशत में जो दर की जो परसेंटेज में उसमें कितना इजाफा है, माने यहाँ पर इसके होता है कि 12.5 से 13 हो गए और इसके बाद में ये बदलाव हुआ तो कितनी होती है, तो वो ऐसे भी क्या करते हैं डिफरेंस देते, डिफरेंस देखते दर में परसेंटेज में, और जो मूल्य में जो डिफरेंस हुआ है कि प्राप्ति अधिक हो या कम हुई उसको देखते और उससे 100% की वैल्यू निकाल देते, वो क्या होता मूलधन होता। साधारण ब्याज में क्या होता है बहुत ज़्यादा परसेंटेज से मिलता होता है, जैसे लाभ हानि से। और एक अच्छा सवाल लेते हैं, जैसे 25,000 रुपये एक आदमी द्वारा अपनी दो बेटों में
बेटों में इस तरह बांटे जाते हैं कि इस तरह बांटे जाते हैं कि अगर वे धन को 5% की दर से 5% की दर से बैंक में डाल दें तो 18 वर्ष के बाद बराबर प्राप्ति हो। तो 18 वर्ष के होने पर बराबर धन मिले जबकि बच्चों की उम्र उसके बेटों की उम्र कितनी है? एक की तो है 12 वर्ष व 14 वर्ष है। 12 वर्ष व 14 वर्ष है। तो छोटे का हिस्सा बताओ। छोटे बेटे का हिस्सा बताना कि छोटे बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा। ये हमको बताना है कि 18 वर्ष के होने पर उनको बराबर वो मिले। तो इसमें क्या मान लेते हैं हम कि वे इसको भी क्या दे दिया, कुछ राशि इसको दे दी x और कुछ राशि इसको दे दी y मान लेते हैं। तो इस राशि में इसका ब्याज और इस राशि में इसका ब्याज मिल जाए। जैसे कि इसमें अगर हम इसका ब्याज ये कितना मान लिया है, छोटे वाला मान लिया, ये मान लिया बड़ा। तो जब छोटे वाला क्या होगा 18 वर्ष का होगा तो कितने वर्षों में होगा ये? दर कितनी है? दर है 5 की। 5 गुणा में टाइम 18 वर्ष का होने में कितना समय बाकी है? 6 वर्ष बटे में 100। और इसके जो ये क्या होगा मूलधन, इसको जो राशि मिलेगी वही राशि इसको मिलेगी। इसको कितने रुपये दिए गए हैं y प्लस में इसका ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे y रेट कितनी है उतनी है 5% की गुणा में ये कितने वर्षों में हो जाएगा 18 का 4 में, तो गुणा में 4 बटे में 100। जो सवाल में कहा गया था हमने मैथमेटिकली लिख दिया है कि छोटे बेटे को और बड़े बेटे को राशि क्या होगी बराबर मिलेगी। कब मिलेगी ये? 18 वर्ष के होने पर। तो छोटे जो बेटा है उसको 18 वर्ष के होने में कितना अभी बाकी है, वो है 6 वर्ष और बड़े वाला 4 वर्ष। लिख लिया हमने। अभी क्या करना है हमको, बस सिंपली करना है कि 100 अगर एलसीएम मान लें तो क्या होगा 100, यहाँ पर क्या होगा 100x प्लस में 30x बराबर है। यहाँ पर भी 100 एलसीएम ले लें तो क्या होगा 100y प्लस में 20y, मतलब क्या होगा 130x बटे 100 बराबर है 120y बटे 100। 100 से 100, 0 से 0। तो x और y का अनुपात क्या आ गया? x और y का अनुपात आ गया हमारे पास 12 और 13। तो टोटल कितना हो जाएगा ये क्या है? दोनों बच्चों के जो उसके बेटे थे उनके अनुपात आ गया, राशि का अनुपात की इस अनुपात में राशि बांटी गई है। तो ये जो टोटल राशि है इनकी कितनी होगी हमारी? ये होगी 25। और 25 की वैल्यू कितनी दी गई है? 25,000। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000। तो छोटे की बतानी है हमको, क्या छोटे बेटे का हिस्सा बताओ कितना था?
तो छोटा कौन सा था, ये x वाला, तो x की वैल्यू कितनी होगी, गुणा में 1000 मतलब 12,000। अगर बड़े की पूछता तो 13,000। इसकी कर देते हम 1000 से गुणा, तो 13,000 और 13,000 और 12,000 25,000 जो उसकी राशि थी। तो इस तरीके से सवाल को करते हैं। जो हमको बताया जाता है उसको बस मैथमेटिकली लिखना है कि छोटा बेटा था उसका और बड़े बेटे में जो मूलधन है, मतलब बराबर धन मिले 18 वर्षों के बाद, तो 18 वर्ष के बाद जो धन है और उससे प्राप्त जो ब्याज है वो दोनों का क्या कर दिया, बराबर कर दिया, और फिर उनका अनुपात निकाल लिया। और अनुपात से क्या हुआ, हमको पता चल गया कि किस अनुपात में राशि को बांटा गया है, कितने कितने रुपये उनको दिए गए थे। इस तरीके से इन सवालों को करते हैं। जैसे एक सवाल और करके देखते हैं कि 18,000 रुपये 3 भागों में, 18,000 रुपये 3 भागों में, 3 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए हैं कि निवेश किए गए हैं, निवेश किए गए हैं कि पहला भाग 2% की दर से 3 वर्ष का, 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरा भाग, पहला भाग हो लिया, ये क्या इसका दूसरा भाग, दूसरे भाग का 3 की दर से 3% की दर से 4 वर्ष का, 3 की दर से 4 का, और तीसरे भाग का होगा, तीसरे भाग का 4 की दर से 4% की दर से 5 वर्ष का ब्याज बराबर है, तो ब्याज बताएं, तो प्रत्येक का ब्याज बताओ। ये सवाल हमने क्या है करना है। इस सवाल को कैसे करेंगे हम, इस सवाल को करेंगे जो बताया गया है उसी तरीके से लिख लेंगे मैथमेटिकली इसको, कि पहला भाग मान लिया, ये क्या है पहला भाग, ये क्या है दूसरा भाग, ये क्या है तीसरा भाग, इनका क्या बराबर है, इनका ब्याज बराबर है। जो पिछला सवाल था उसमें क्या था, जो मूलधन था, जो मिश्रधन था, जो वो बराबर था, इसमें क्या है ब्याज बराबर प्राप्त हो रहा है, तो उसका केवल ब्याज लेंगे हम। जैसे ये क्या है P1 पहले भाग में कि कुछ राशि है, 3 भागों में इसकी है, अनुपात देख लेंगे, तो R कितना है 2 की दर से 2 गुणा 3/100, ये क्या है ब्याज आ गया। और इसके बाद में दूसरे भाग का ब्याज, दूसरे भाग में क्या है P2 मान लिया, क्या है दर है 3 की और समय है कितना 4/100, ये क्या है P3, ये क्या है 4 वर्ष का, 4 की दर से 5 वर्ष का, बराबर है तो क्या है जो कटता है वो हमको काट लेंगे उसको। जैसे 100 गया, ये 2 से ये गया, और कुछ तो नहीं कट रहा।
तो P1 यहाँ पर क्या है 3 बराबर है, ये क्या होगा 6P2 बराबर है, ये क्या होगा 10P3। ये वही है, या तो हम इनका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना होगा 3, 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 60, 30 भी हो सकता है, 30 हो जाएगा, ये 3 में संख्या है, 30 हो गया। तो यहाँ पर क्या जाएगा 10 डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो अनुपात कितना आ गया 10, 5 और 3 का अनुपात आ गया P1 का P2 का। और दूसरा तरीका क्या था कि अगर हमको इनका अनुपात देखना है तो क्या करेंगे, इसको P1 के लिए क्या करेंगे, इसको ढक लेंगे और इन दोनों की क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इनकी गुणा करेंगे तो 60, P2 के लिए 30 और P3 के लिए 18। ये क्या है, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यही आ जाएगा। तो अनुपात क्या आएगा, ये आएगा P1 का, P2 का और P3 का। तो टोटल कितना हो गया ये 18। और बताया कितना गया है, 18,000। तो 18 की वैल्यू क्या होगी 18,000। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000, एक की वैल्यू क्या आएगी 1000। तो मतलब कितना कितना रुपया दिया गया है कि इसको तो दिए हैं 10,000 भी, 10,000 रुपये P1 को, और P2 को दिए हैं, ये P1 के थे, P2 को 5,000 और P3 को, जो P3 है उसको दिए गए हैं 3,000 रुपये। और ये क्या है, यहाँ पर हमसे पूछा कि प्रत्येक का ब्याज बताओ, और ब्याज क्या है बराबर है। तो हम इनमें से, ये क्या है राशि है, इनमें से किसी भी इनकी वैल्यू टेकेंगे तो ब्याज आएगा वो 3 बराबर, तो एक का निकाल लेंगे। तो P1 की जगह अगर हम यहाँ पर क्या लिख लें, P1 की वैल्यू कितनी है 10,000, 10,000 होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट गई तो कितना आ गया ये 600 रुपये। अगर हम P2 को लगाते हैं, हम यहाँ पर P2 की वैल्यू कितनी है 5,000, 5,000 वैल्यू, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर कितना आता है 12, 12 पंजे 60। तो मतलब कितना आ जाता है ये 12 पंजे 60 और 1 जीरो 600। अगर इसी तरीके से हम P3 की वैल्यू यहाँ पर टेकेंगे तो वहाँ पे कितनी आएगी 600, क्योंकि क्या है प्रत्येक का ब्याज बराबर है, तो इनका प्रत्येक का ब्याज कितना होगा 600, ये आंसर होगा। उसी तरीके से जैसे पिछले सवाल में हमने क्या किया था, अनुपात निकाल लिया था, इसमें क्या मुझे क्या पूछ लिया, प्रत्येक का ब्याज बताओ, उसमें अनुपात ही बताना था हमको। तो इस तरीके से इन सवालों को करते हैं। और सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल करते हैं कि 26,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया है। जो 26,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया है, इस प्रकार निवेश किया गया है। इस प्रकार निवेश किया गया है कि पहले भाग का 10 की दर से 5 का 10% की दर से 5 वर्ष का, व दूसरे भाग का 10
दूसरे भाग का 9 की दर से 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, साधारण ब्याज बराबर है। तो दोनों का भाग बताओ, कितना कितना। तो दोनों भाग क्या हमने बताने थे। तो पिछले सवाल में क्या था, 3 थे, इसमें क्या है 2 हैं। तो वही जैसे भी इसको P1 दे दिया, ए को 2 भाग मान लेते हैं, P1 और P2 2 भागों में इसको तोड़ लिया। और ब्याज बराबर है, ब्याज बराबर तो ब्याज निकाल लेंगे हम, इसका ब्याज निकालेंगे तो दर कितनी है 10 की, और टाइम कितना है 5 का बटे 100। और P2 का ब्याज निकालेंगे तो आर और टी, आर कितनी है 9 की, और टाइम कितना 6 वर्ष का बटे में। सो जो कटता है उसको काट लेंगे। यहाँ पर कितना आ गया 5, यहाँ पर कितना आ गया 3। तो कितना हो जाएगा P1 कितना हो गया 25, और P2 कितना हो जाएगा 27 P2। इनकी रेशियो निकालेंगे तो P1 P2 बराबर है 25 और 27। तो इसमें बता क्या गया है, टोटल ये राशि थी। तो यहाँ पर टोटल कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 52, और 52 कितना बता दिया 26,000। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर यहाँ पर क्या होता, ये 52,000 होता तो वैल्यू कितनी होती है 1000। अगर ये 52,000 होता तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है 1000, और ये क्या इसका आधा है, तो इसका भी क्या कर देंगे आधा कर देंगे। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, या इससे डिवाइड करेंगे तो 500 आनी है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 500। तो बताने किसकी है, दोनों भाग बताने हैं। तो 25 गुणा 500, 25 पंजे 125, और 2 जीरो लगा देंगे। और यहाँ पर क्या है 27 गुणा में 500, या इसको क्या करेंगे टोटल में से घटा लेंगे। टोटल में से घटा लेंगे तो कितने हो जाएगा ये 26,000 थी। अगर 25,000 होती तो बराबर राशि होती, तो उसमें 1000 और जोड़ दिया। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि P1 की राशि इतनी थी और P2 की राशि इतनी थी। यही हमने फाइंड करना था। तो इस तरीके से करें, जो बराबर दिया गया है। अगर मूलधन बराबर मिश्रधन बराबर दिया गया होता तो यहाँ पर P प्लस और कर लेते, P प्लस, तो यहाँ पर 125 वैल्यू हो जाती है, 127 हो जाती है। इस तरीके से करते हैं, लेकिन बता क्या गया है ब्याज बराबर, तो हमें 100 ये जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो जो भी चीज़ बराबर दी गई है उसको हम बराबर रख कर उसकी अनुपात निकाल लेते हैं, और उससे हम सवाल को इजीली कर सकते हैं। तो एक सवाल करते हैं। एक आदमी ने, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक आदमी ने 80,000 रुपये, 80,000 रुपये A, B और C बैंक में डाल दिए, ABC बैंक में डाल दिए। A और B और C तीनों बैंक में 15%, 16% व 27% की दर से निवेश कर दिए। बैंक ए में निवेश किया गया धन
बैंक सी में निवेश किए गए धन का 20%। और क्या बता दिया हमको कि बैंक ए में जो राशि है, ए में निवेश किया गया धन, निवेश किया धन या राशि सी में निवेश किए गए धन का, निवेश किए धन का 20% है, 20% है। वह 2 वर्षों में 36,400 रुपये ब्याज कमाता है। तो बी में निवेश धन बताओ। तो बैंक है वो जो बी में निवेशित धन का, निवेशित धन या निवेश किए गए धन, किया गया धन कितना है ये हमको बताना है। इस वर्ग को करने के लिए क्या करेंगे, हमको बताया गया है, हिंट हमको यहाँ से मिली कि बैंक ए और बैंक सी की राशि का क्या दे दिया, अनुपात दे दिया एक किस्म से। क्या बताया गया है कि ए में निवेश धन सी में निवेश किए गए धन का कितना है, 20% है। तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। इसका मतलब है कि अगर हमने सी में निवेश किया गया है कितना, 5, तो ए में निवेश कितना गया है, 1। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए और बी सी। इसकी दर तो कितनी है, दर तो है ए की तो है 15% और सी की कितनी है 27%। और ये क्या है, राशि का अनुपात क्या दे दिया इन्होंने कि इसमें 5 डाली गई है और इसमें 1 डाली गई है। ये क्या है, राशि का अनुपात है। और ये क्या है, एक्चुअल जो परसेंटेज है, जो दर है, जो रेट है वो एक्चुअल है। ये क्या है, अनुपात है। तो ये अनुपात है, तो इसका जो अंतर होता है, इनका अंतर कितना आया, 12। अगर 12% को हम परसेंटेज जो ये है इसमें तोड़ें, इसका कितना होगा, 6। इनका जोड़ कितना हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे तो 6। इस अनुपात में हमको इनका डिफरेंस तोड़ना होता है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2। इसका 2 गुना है जो इनका अंतर है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो अगर या तो हम 27 में से 2 को माइनस कर दें या 15 और 10 को जोड़ दें, तो ये क्या आ जाएगा, 25%। इसका मतलब ये है कि अगर हम ए पर 15% और सी पर 27% की जो राशि, जितनी राशि टोटल दे रहे थे, उस राशि को जोड़ करके हम अगर उसको 25% की दर से किसी अदर दूसरे बैंक में दे दें, तो क्या होगा, राशि हमको बराबर प्राप्त होगी। यहाँ पर 2 बैंक, मान लो कोई एक्स बैंक मान लिया, अगर उसमें हम जो इन दोनों में राशि, जो इन राशि का योग है उसको 25% की दर से डाल दें, तो यहाँ से पर हमको जो ब्याज की प्राप्ति होगी और हमको यहाँ से जो ब्याज की प्राप्ति होगी वह क्या होगी, बराबर होगी। हम मान सकते हैं कि ए और बी की जो टोटल एवरेज जो दर आएगी वह कितनी आएगी, 25 की आएगी, एवरेज है। अब हमको सिर्फ इतना करना रह गया कि इन दोनों की एवरेज पता चल गई हमको, ए और सी की। तो ए प्लस सी, इनकी कितनी है, 25%। और सी की कितनी है, सी नहीं है, बी की कितनी है, 16%। अब पहले वाला सवाल बन गया कि 80,000 रुपये हैं, 80,000 रुपये हैं और इनमें करना है। या तो हम इसमें क्या कर लें, 16 + 9 कर लें, या इसमें से माइनस कर लें। तो इसमें क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि 25% निकालना किसी चीज़ का आसान है। तो क्या कर लेंगे हम, इसको 25 बनाने के लिए क्या कर लेंगे, प्लस में 9। अगर हम 80,000 को 25% पर दे देते सारा टोटल, तो हमको कितने ब्याज प्राप्त होता, इसका 25% निकालेंगे तो 4 से 25% की वैल्यू कहते हैं 1/4।
4, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 20,000, इतनी हमको राशि प्राप्त होती है, 20,000 रुपये। और बात क्या हो रही है 2 वर्षों की। 2 वर्षों की, या तो इसको हम 2 वर्ष में बदल लें या इसको 1 वर्ष में बदल लें। यह क्या है 1 वर्ष की है, 1 वर्ष की है। और बात यहाँ पर क्या हो रही है 2 वर्षों की हो रही है। तो या तो हम इसको 1 वर्ष में बदल लें या इसको हम 2 वर्षों में बदल लें, तभी कंपैरिजन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 वर्ष में बदल लेते हैं। अगर 2 वर्षों में हमको, अगर 2 वर्ष में हमको 3600-400 रुपये मिलते हैं, तो 1 वर्ष में कितने मिलेंगे 18-20 ये मिलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 18,200। अगर हम 25% पर देते तो मिलते 2,000, और हमने एक पार्ट 25 पर एक पार्ट 16 पर दे दिया तो हमको मिले हैं 18,200। तो कमी कितना की हुई है, कितने कम मिले हैं 1800, 18 जोड़ देंगे 2,000 हो जाएंगे। तो 1800 जो कम मिले हैं वो किस वजह से मिले हैं कि हमने कुछ राशि 9% पर नहीं दी। तो 9% पर कितनी राशि नहीं दी हमने, 9% पर, जो 9% की वजह से डिफरेंस आया है, 9% की वजह से ये डिफरेंस है। तो 9% की वैल्यू कितनी होगी 1800। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका दुगना है तो 200। और 100% के निकालेंगे तो 2 जीरो और लगा देंगे 100% के लिए, 2 जीरो लगा देंगे, कितना आ गया 20,000। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बी की। तो बी ने कितना धन लगाया था, बी बैंक में कितना धन लगाया था इसने 20,000, और बाकी बचा हुआ 60,000 इसमें लगाया था। और ये बुझ ले ए में कितना लगा था बी में, तो ये है राशि का अनुपात। राशि का अनुपात इन्होंने पहले बताया हुआ है कि इसमें क्या है 20%। अगर ए में 1 लगा है तो सी में कितना लगा है 5 लगा है, तो टोटल कितना होगा 6, और 6 की वैल्यू क्या है 6,000, हमें 60,000। तो 10,000 यहाँ पर लगाए हैं और 50,000 यहाँ पर लगाए हैं। इस तरीके से तीनों का आ गया 10,000, 50,000 और 20,000। इस तरीके से राशि को लगाया गया है। इस सॉल्व कैसे करेंगे हम, पहले तो देखेंगे कि ए और सी दोनों का कंपेयर, क्योंकि हम बी हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि बी का हमारे पास किसका राशि का अनुपात नहीं था। राशि का अनुपात हमारे पास था ए और सी का। तो ए और सी का हम एलिगेशन लगाकर उनकी एवरेज पता लगा लेंगे, एवरेज दोनों का मिलाकर कितना है। एवरेज निकालने के बाद सारी राशियाँ तो 16% पर दे देते या 25% पर देते थे। 25% पर देना आसान था, क्योंकि जो 25% निकालना हो किसी चीज़ का 16 के बजाय आसान है। तो यहाँ से इस तरीके से हम सॉल्व को कर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं इस टाइप का। जैसे इस बार क्या है 80,000 की बजाय क्या है 65,000 है। इस बार क्या है 65,000 रुपये ए और बी तीन बैंकों में डाल दिए जाते हैं, और प्रतिशत क्या है इस बार 12%, 16% और 18% है। ये क्या है 18% के दर से निवेश करता है, और 1 वर्ष के निवेश कर दिया, और इनका जो अंतर दे दिया, अगर ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का 71.3% है। यहाँ पर क्या है 71 से 3/7% ये है। और 1 वर्ष में कितनी राशि होगी यहाँ पर 10,180 रुपये प्राप्त करें बच कमा हुआ। तो वही है बी में निवेश किया गया धन क्या होगा। इस सवाल को हम उसी तरीके से करेंगे कि अनुपात किसका दे दिया इस बार भी ए और सी का। ए और सी का अनुपात दिया है, लेकिन दिया कितना का है कि अगर उसमें सी में 100 धन निवेश किया गया है 100%, तो ए में कितना किया गया है 71 से 3/7%।
इसका मतलब ये है कि अगर सी में 100 रुपये निवेश किए गए हैं तो ए में कितने निवेश किए गए हैं, इतने। तो इसको हम अगर भिन्न में बदलें तो जो 7 होता है, इस 7 से क्या करेंगे हम, ये 14 से 2/7% होता है, क्योंकि अंडर में 7 इसका है। तो इसका कितना गुना है, ये इसका कितना है, 14 पंजे 70 है, तो इसका यह 5 गुना है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/7। और ये क्या कर दिया हमने, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको भी क्या कर सकते हैं हम, 5 से गुणा कर सकते हैं। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5/7। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने राशि सी में कितनी डाली है, 7 राशि डाली है, तो ए में कितनी डाली हमने, 5। ये हो गया। और परसेंटेज देखेंगे हम कि ए में कितना प्रतिशत पर, 12 पर, सी में कितना, 18 पर। वही तरीका इनका जोड़ करेंगे तो 12, इनका जब सम करेंगे 5 और 7 12। और इनका अंतर कितना है, इनके अंतर को इनमें डिवाइड करना होता है इसकी राशि के अनुपात में। तो इसमें अंतर कितना अच्छा है, अंतर कितना, 6% का है। तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 0.5। तो 0.5 के गुणा जब 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.5, और 7 से करेंगे तो 3.5, मतलब 3.5। तो या तो 12 में ये जोड़ दें या 18 में से ये घटा दें, तो ये क्या आ जाएगा, इनका दोनों का जो एवरेज दर होगी वो, यहाँ पर दर कितनी आ गई, 15.5। ये दोनों की मिलाकर आ गई, दोनों की मिलाकर आ गई 15.5। मतलब ए प्लस सी की जो है वो आ गई 15.5%। और बी कितनी बताई गई है, बी की है 16, ये है। और टोटल कितना है, 65,000 हो गया। इसका वही तरीका कि अगर हम इसको क्या लिख लें, इसको लिख लें, इसको तो 16 रहने दें, इसको क्या करें, 16% माइनस में 0.5%, ये कितना था, 15.5%। तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम, 15.5 को 16 माइनस ½ %, तो ये कितना हो गया। तो इससे हम ऐसे निकालेंगे, अगर सारी राशि उसने 16% पर दी गई होती तो कितना आता, तो 65,000 गुणा में 16%, 16% निकालेंगे तो इसकी गुणा 16 पंजे 80, असल लगी 8, और 16 के 96, 96 और 8 96 और 8 104, और यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर भी 1 0 लगा देंगे। अगर 16 पे दिया गया होता तो, लेकिन बात क्या है कि उसने सारा 16 पर ना देकर एक जो राशि है, कुछ पार्ट है वो ए और सी में डाला, वो कितना में डाल दिया, 15.5 पर। तो उसको कितने प्राप्त हुए हैं, कितने ब्याज कमाया उन्हें, 10,180। तो कितना नुकसान हो गया उसको, उस परसेंटेज के कारण उसको कितना नुकसान हो गया, इसमें कितना जोड़ दिया हम, 220 जोड़ दें, इतना नुकसान हो गया। तो जो 0.5 है इसकी वैल्यू कितनी होगी परसेंटेज में, ये होगी 220। अगर 50 के निकालें तो 5 के निकालें दो, और अगर हमको निकालनी हो कितने की, 100 की, 100% की, 100% की निकालेंगे तो गुणा में क्या किया हमने, 20, तो इसके 20 से गुणा कर देंगे। तो इसके 20 से गुणा करेंगे तो 1 0 लगा दी 20 की, और जब 22 की करेंगे तो इसे 44। तो ये राशि किसकी आई है, 0.5 कहाँ पर लिख रखा था हमने, यहाँ पर। तो ये ए और सी की आई है, ए और सी कितनी आ गई, 44,000। और टोटल कितनी थी, 65। तो 44 इस पर दे दी, तो 16 पे कितनी दी हमने, ये में कितने और जोड़ दें, 21,000। 21,000 काम पर दी थी हमने, 16%, मतलब बी बैंक में। इस तरीके से इन सवालों को करते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ कि जैसे हमको जो अनुपात दिया हुआ था निवेश किए गए धन का, वो क्या था, परसेंटेज में दिया हुआ था। अनुपात जिनका दिया हुआ था उन्हीं को हम एलिगेशन लगाकर उनका क्या निकाल सकते हैं हम, टोटल एवरेज जो दर आती है वो निकाल लेंगे। टोटल एवरेज दर ए और सी की कितनी आई,
15.5%। और बाद में हम क्या करते हैं, उनको देखते हैं कि बी पर कितनी दी है 16, तो सारा का सारा क्या दिया हमने 16% पर दे दिया। अगर उन्हें सारा का सारा 16% पर दिया गया होता तो कितना मिलता 10,400, लेकिन उसको मिले हैं कितने 10,180। तो ये जो 220 का डिफरेंस आया है ये इस परसेंटेज के कारण आया है। तो जो इसकी 100% की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसकी आएगी, ए और सी की, क्योंकि आपको हमने कहाँ पर लिख रखा था ए प्लस सी पर। तो ए और सी पर राशि इतनी दी है तो बी पर की मैंने बतानी थी, बी पर कितनी दी है 21,000। इस तरीके से इन सवालों को करते हैं। और इसी के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे और आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।